कैसे हो आप सब? सब बढ़िया। देखो, आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर या फिर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है। सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ एटम से पढ़ने से पहले एक चीज अपने को याद रखनी है कि जो एटम होता है वो एक ग्रीक वर्ड होता है। ग्रीक वर्ड एटोमियो से बना है। एटोमियो से मिलकर बना होता है। इस एटोमियो का मतलब होता है नॉट डिविजिबल। देखो, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी आई थी तब तक तो सही था कि एटम को अपन डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन हाल फिलहाल अब अपन क्या कर सकते हैं, एटम को 3 सब एटॉमिक पार्टिकल में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक पार्टिकल कौन कौन से हो गए? एक तो हो गया इलेक्ट्रॉन, एक हो गया प्रोटॉन और एक हो गया न्यूट्रॉन। इन तीनों में अपन क्या कर सकते हैं, एटम को अपन डिवाइड कर सकते हैं। एक चीज ध्यान रखना कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ अराउंड सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व होते हैं और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। इस प्रकार से एक एटम की स्ट्रक्चर होती है। बीच वाला पार्ट कैसा होता है, होलो होता है, इसका सॉलिड स्फीयर नहीं होता है। एटम के बारे में अलग अलग टाइप की थ्योरीज दी गई है, बहुत सारी थ्योरीज दी गई। अपन एक एक करके हर एक थ्योरी को पढ़ेंगे। देखो, अपन को भी पढ़ने से पहले ना ये चीज पता होनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन कैसा पार्टिकल है, पॉजिटिव पार्टिकल है, नेगेटिव पार्टिकल है। तो अपन क्या बोलेंगे, सबसे पहले पार्टिकल की बात करते हैं। तो कितने पार्टिकल है? 3 पार्टिकल है। कौन से? एक तो हो गया इलेक्ट्रॉन, एक हो गया प्रोटॉन और एक अपना हो गया न्यूट्रॉन। ये 3 एटॉमिक पार्टिकल होते हैं। अब इन तीनों के बारे में अपन कैसे स्टडी करते हैं, भाई क्या क्या होता है इन तीनों के अंदर। भाई तीनों के अंदर डिफ्रेंशिएट होते हैं एक दूसरे के। देखो, जब सबसे पहले पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है तो सबसे पहले आती है इनकी डिस्कवरी। क्या आती है? डिस्कवरी। अब देखो, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जे जे थॉमसन ने की थी। किसने की? जे जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की डिस्कवरी गोल्डस्टीन ने और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी जेम्स चैडविक ने की थी। ठीक है, ये तो इसकी डिस्कवरी आती है। डिस्कवरी के बाद में आता है चार्ज ऑन पार्टिकल। चार्ज कितना आता है इस पे? इसने बताया इस पर इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन पे कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और न्यूट्रॉन कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। अमाउंट ऑफ चार्ज कितना हो जाएगा? अमाउंट ऑफ चार्ज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इस पर चार्ज कितना है? 0। इस पर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है। ठीक है। अब देखो, ये 3 चीजें होगी। अब इसके बाद में आता है मास। आता है मास। भाई इन पे मास कितना है? इलेक्ट्रॉन है, उस पर मास हो गया 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ये किस पे मास हो गया? अपना इलेक्ट्रॉन पे मास हो गया। ठीक है। प्रोटॉन पे बोले तो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg हो जाएगा। और इतना ही मास किसका हो जाएगा? न्यूट्रॉन का हो जाएगा, इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है। ये इसके सबसे पहले ये चीजें अपने को पता होनी चाहिए। अब देखो, अगर जब मान लो पूछे भाई हैवियर एटम कौन सा है, वे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में से, तो हमेशा याद रखना कि जो प्रोटॉन है वो हेवियर है देन न्यूट्रॉन से। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन का मास ज्यादा आता है। ठीक है। सॉरी, न्यूट्रॉन का मास क्या होता है? ज्यादा आता है, इसलिए न्यूट्रॉन क्या होता है? हैवियर एटम होता है। ठीक है। यहां तक सब बात क्लियर है आपको? देखो भाई, अपन ने पहले क्या पढ़ा, एटम के 3 सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जे थॉमसन ने की। प्रोटॉन की किसने की? जेम्स गोल्डस्टीन ने की। और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की? जेम्स चैडविक ने की। ठीक है।
इसके बाद चार्ज ऑन पार्टिकल, इस पे इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तभी तो क्या करता है इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव और न्यूक्लियस पे पॉजिटिव, तो एक दूसरे की तरफ क्या करता है अट्रैक्शन करते हैं ना, तभी तो वो बॉन्ड बाउंस अपने केमिकल बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहेंगे। ये जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में, उसको अपन बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। किसी भी कोई भी आयोनिक कंपाउंड है, कोई भी पॉजिटिव और नेगेटिव पार्टिकल्स होता है जो एक दूसरे की तरफ जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है वो हमेशा कौन सा लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स लगता है। पहली चीज तो ये। अब और सुनो भाई, अब इस पे मास कितना है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31, 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 21, 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27। अब इसमें से पूछे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में सबसे हैवियर एटम कौन सा है, हैवियर एलिमेंट, तो अपन बोलेंगे न्यूट्रॉन सबसे हैवियर है, उससे हैवी उससे लाइटर कौन है प्रोटॉन, और सबसे लाइटर एलिमेंट कौन सा हो गया इलेक्ट्रॉन हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास क्या हो गया बहुत ही कम होता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। इसके बाद में अपने आती है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। उनसे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की थ्योरी थी ना, अलग अलग टाइप से थ्योरी दी गई थी। पहले अपने आए फेराडे आए, तो फेराडे ने क्या बोला, एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, उसके अंदर कुछ उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, तब वो उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला, वो कहाँ पहुंच चले गए, वो चले गए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। वहां पर जाके क्या बोले फेराडे के फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ उन्होंने दे दिया। वहां पे उन्होंने बताया कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर जितनी ज्यादा अपन इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाते हैं तो चार्ज की अमाउंट जितनी ज्यादा होगी डिपोजिशन उतना ही ज्यादा होगा। ये कौन बता के चले गए, फेराडे बता गए थे। खोज क्या रहे थे, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी खोज रहे थे, लेकिन क्या कर दिया उन्होंने फेराडे इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस इलेक्ट्रोलाइसिस के रूल दे दिए। उसके बाद में अपने एक विलियमसन क्रूक आए, कौन है विलियमसन क्रूक आए, उन्होंने क्या किया भाई एक इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैस एट लो प्रेशर। अब इन्होंने क्या बोला, विलियमसन क्रूक ने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली थी, उस डिस्चार्ज ट्यूब का जो प्रेशर है ना वो क्या रखा इन्होंने लो प्रेशर रखा। ठीक है, एक डिस्चार्ज ट्यूब ली जिसका प्रेशर क्या रखा इन्होंने लो प्रेशर रखा, जिसके अंदर कैथोड और एनोड को क्या किया इन्होंने सेपरेशन किया था। ठीक है, ये मान लो कैथोड है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और ये क्या है एनोड है जिसके ऊपर कैसा चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है। देखो यहाँ पर कोई मेटल ये जो इलेक्ट्रोड लगी हुई है ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। ठीक है, यहाँ पर कोई वैक्यूम लगा हुआ है जो क्या कर रहा है इसके प्रेशर को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। ये क्या है वैक्यूम पंप। ठीक है, ये यहाँ पर क्या है अपने पास में डिस्चार्ज ट्यूब है जो ग्लास की बनी होती है, 60 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। ये क्या होगी अपने पास में बैटरी होगी। ठीक है, ये इलेक्ट्रोड है, ये विलियमसन क्रूक ने बनाया, लेकिन विलियमसन क्रूक इसको कंप्लीट नहीं कर पाए। ठीक है, उसके बाद में आए अपने रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने क्या किया कि भाई यहाँ पर कुछ जब इसके अंदर हाई वोल्टेज से इसको जोड़ा गया, हाई वोल्टेज से, और प्रेशर क्या किया गया बिल्कुल रिड्यूस कर दिया। पहला देखो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रखा इन्होंने, भाई जैसे इस रूम का एनवायरनमेंट है वैसा एनवायरनमेंट इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर रखा। तो क्या हुआ कि जब इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाई तो ना यहां से एनोड से कैथोड से कोई भी रेज या फिर कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का पार्टिकल कैथोड से निकलकर एनोड की तरफ नहीं जा रहा था। क्यों, क्योंकि अब गैसियस फेज के अंदर मान लो अपन में दो प्लग के अंदर वायर लगा कि एक वायर को इधर पकड़ो एक वायर को इधर ले लो, क्या इलेक्ट्रिसिटी ऐसे फ्लो हो रही है इसके अंदर, नहीं होगी। क्यों, क्योंकि गैसेस होती है वो कैसे होती है बैड कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी का। तो अपन कह सकते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर इस गैस के इस ट्यूब के डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो गैसेस प्रेजेंट होती है उन गैसेस की वजह से कैथोड से एनोड की तरफ कोई रेज नहीं निकल रही है। इसका रीजन क्या है, क्योंकि जो गैसेस होती है वो कैसी होती है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। क्लियर दैट यहां तक। अब देखो अगर इसके पहली कंडीशन तो ये, दूसरा कि अगर मान लो इसके प्रेशर को 10 की पावर -2 एटमॉस्फेरिक रख दिया, मतलब इतना रिड्यूस कर दिया 10 की पावर -2 इसका प्रेशर रिड्यूस किया, तो जैसे इसने प्रेशर रिड्यूस किया कैथोड से कुछ रेज निकल रही है, क्या हो रही है कुछ रेज निकल रही है, लेकिन वो एनोड पर स्ट्राइक नहीं कर रही।
क्या नहीं कर रही, स्ट्राइक नहीं कर रही, क्योंकि अब ये गैसेस पार्टिकल प्रेजेंट, लेकिन उसकी डिस्टेंस ट्रेवलिंग कैपेसिटी है वो अभी भी क्या है, कम है। तो ये उसने बोला था, उसने प्रेशर को क्या कर दिया, और ज्यादा रिड्यूस किया। कितना कर दिया उसने प्रेशर को, उसने प्रेशर को रिड्यूस किया 10⁻⁻⁴ एटमॉस्फेयर। इतने प्रेशर क्या करे, बहुत ही रिड्यूस कर दिया, इसमें गैसेस पार्टिकल बहुत ही कम बचे थे। ये इसने बोला। अब क्या होगा, जैसे इसने ये कहा तो देखो साथ में कुछ रेज निकल रही, कैथोड से कुछ रेज निकल रही है जो एनोड पर जाके क्या कर रही है, स्ट्राइक करी। यहां से रेज निकल रही है और इस पर जाके क्या कर रही है, स्ट्राइक कर रही है। ठीक है, इस पर जाके क्या कर रही है, स्ट्राइक कर रही है। तब इसने कंक्लूजन निकाला, तब बोला कि कैथोड से कुछ रेज निकल रही है जो एनोड पर जाके स्ट्राइक कर रही है, इसलिए इनको क्या नाम दिया, कैथोड रेज नाम दिया था। पहली चीज तो ये। अब देखो ये जो रेज है इसके अंदर कुछ ना कुछ तो होगा, इसलिए विलियमसन क्रुक ने क्या किया, जो एनोड रेज थी, जो एनोड इलेक्ट्रोड था, उसको क्या बना दिया, परफोरेटेड बना दिया। क्या बना दिया, परफोरेटेड। तो इसको बोलते हैं अपन परफोरेटेड इलेक्ट्रोड। परफोरेटेड का मतलब जैसे मान लो ये इलेक्ट्रोड है, इसके अंदर छोटे 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 क्या कर दूं मैं, होल कर दूं, तो वो कैसा हो जाएगा, परफोरेटेड। और इस परफोरेटेड होल करने के बाद में इसके चारों तरफ जिंक सल्फाइड की एक फिल्म लगा दी, लेयर लगा दी। क्या होगी यहाँ पर, ये होगी अपनी जिंक सल्फाइड स्क्रीन। ठीक है, इसके चारों तरफ जिंक सल्फाइड की स्क्रीन। अब देखो यहां से कुछ कैथोड रेज निकल रही है। ठीक है, कैथोड रेज निकल रही है और किस पे जाके स्ट्राइक कर रही है, यहां से होल, इन होल से होते हुए इस जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पर क्या कर रही है, स्ट्राइक कर रही है। तो यहां पर क्या जनरेट हो रहा है, फ्लोरोसेंस जनरेट हो रहा है। फ्लोरोसेंस क्या हो रहा है, फ्लोरोसेंस क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है, मतलब एक स्पार्क जनरेट हो रहा है। तो इन्होंने कंक्लूजन निकाला कि यहाँ से जो कैथोड रेज निकल रही है उसके अंदर कोई ना कोई क्या है, पार्टिकल प्रेजेंट है, और उस पार्टिकल का क्या होगा, एक मास है, और उस पर चार्ज कैसा है, नेगेटिव चार्ज है। तो पता कैसे लगा भाई इस पार्टिकल पर नेगेटिव चार्ज है, ये डिस्चार्ज ट्यूब थी, इधर पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, इधर नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया। जैसे ही मान लो इधर से कैथोड से कुछ रेज निकल रही है, अगर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव की तरफ क्या हो जाएगी, डिफ्लेक्टेड हो जाएगी, वो मतलब पॉजिटिव की तरफ क्या हो जाएगी, मुड़ जाएगी। तब इन्होंने बताया कि कैथोड रेज कैसा चार्ज कंटेन करती है, नेगेटिव चार्ज कंटेन करती है, और एनोड पॉजिटिव प्लेट की तरफ क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। ठीक है, एक तो ये कंडीशन थी, यहां तक आप लोगों को समझ में आया। ठीक है, इससे क्या कंक्लूजन निकला, इनसे कंक्लूजन ये निकला कि इलेक्ट्रॉन पे एक ऐसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, यही से क्या हुई है, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी है। क्यों, क्योंकि जो पार्टिकल इसके ऊपर स्ट्राइक कर रहा है, जिसका मास होगा वही तो क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा। जैसे मान लो इस ब्लैक बोर्ड पे मैं कोई चीज फेंक रहा हूँ, जैसे मान लो ये है, अब इसका कोई ना कोई मास है, इसको फेंका मैंने, यहाँ पर क्या कर दिया इसने, छोटा सा साइन कर दिया, साइन किया, तो इसका मतलब इससे साइन क्यों किया इसने, क्योंकि इसका जो क्या है, मास है, और जब भी कोई मास होगा तो वो क्या करेगा, इसके ऊपर स्ट्राइक कर रहा है, तो स्ट्राइक करेगा तो अपना छाप छोड़कर जाएगा। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन क्या कंटेन कर रहा है, एक मास कंटेन कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वेव नेचर का नहीं, पार्टिकल नेचर का है। ये भी बात क्या होती है, इससे प्रूफ होती है, लेकिन उस टाइम इन्होंने नहीं बता पाए थे। उन्होंने बस इतना बताया इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, अब देखो इन्होंने एक चीज और दी, इन्होंने क्या बोला कि E/me का रेशियो दिया इन्होंने। E/me क्या होता है, E क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, me क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, me क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज और मास को रेशियो दिया वो कितना, 1.75 इंटू 10⁻11। ये क्या दिया इन्होंने, चार्ज और मास का रेशियो दिया। ठीक है, 11 kg। ठीक है, ये चार्ज और मास का रेशियो दिया इन्होंने। अब देखो इन्होंने ये तो दे दिया भाई चार्ज और मास का रेशियो। भाई साहब इससे बवाल ये है, भाई देखो आज तक है ना दिक्कत आती क्या इस बात के अंदर है, भाई ई और एम का मास, उस टाइम ई और एम का मास इन्होंने कैसे कैलकुलेट किया होगा। देखो ई का मास है ना जो कैलकुलेट किया वो आर एस मिलीकन ने किया। किसने किया, आर एस मिलीकन ने किया था। ठीक है, जैसे चार्ज का रेशियो आता है, इन्होंने ये चार्ज अपॉन मास का रेशियो तो दे रखा था, जैसे चार्ज डिस्कवर हुआ तो इसके क्या कैलकुलेट कर लिया अपन ने, इलेक्ट्रॉन का मास कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, आई होप यहां तक आपको समझ में। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन देखें मिलिगन और प्रोटॉन के डिस्कवरी। ठीक है, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना भाई, है ना।